जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को हम लोग इस एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने पर कोई पदार्थ, ध्यान रखना, बन करके तैयार होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आप मान लीजिए कि आप ले लिए, चावल ले लिए, उसको भदेली में डाल, भदेली में पानी है गर्म, उसमें डाल के उबाल दिए, तो भात बन के तैयार हो जा रहा है कि नहीं? तो कुछ न कुछ बन के तैयार हो रहा है कि नहीं? तो जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला करके, ठीक है, कुछ न कुछ नया पदार्थ बना देते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। देखना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने पर जब कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इस तरीके तो आप समझ गए, लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग उस तरीके से कैसे कहेंगे? जैसे हम लोग चैप्टर के हिसाब से भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग दो तत्व ले लिए, हाइड्रोजन और क्या ले लेते हैं? मान लो ऑक्सीजन। क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या ले लिए? ऑक्सीजन ले लिए। दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? जल बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बन करके तैयार हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग, ध्यान रखना, भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ही ना जो है क्या बना रहे हैं? यही दोनों मिलकर के ना जल बना रहे हैं। अरे भाई, जैसे आपको सब्जी बनानी है तो लहसुन, प्याज, मरचा, धनिया, मटर, टमाटर जो भी मिलाओगे, ये सब मिलाओगे एक में ना, मिला के पकाओगे तब ना सब्जी बन के तैयार होगी। तो कहने का मतलब, जो जो आप सब्जी बनाने के लिए यूज किए थे, वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और जब बन करके सब्जी तैयार हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? उत्पाद। तो वैसे ही जल बनाने के लिए देखो, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिए हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? ये दोनों लोग अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो बन करके तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। तो ध्यान रखना, इनके इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जैसे जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले। अब ध्यान रखना, अभिकारक और उत्पाद के बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक, तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? एक होता है रंग में परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा गंध में परिवर्तन, परिवर्तन, और ध्यान रखना, तीसरा हो जाएगा आपका स्वाद में परिवर्तन, चौथा हो जाएगा आपका अवस्था में परिवर्तन, और ध्यान रखना, पांचवा हो जाएगा आपका आप पांचवा हो जाएगा आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं? ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन, ताप अवस्था में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। अब कहने का मतलब ध्यान रखिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपको खीर बनाना है, तो आप कई पदार्थ लेंगे, समझा कि नहीं? आप कई पदार्थ लेंगे, उनको एक साथ मिलाएंगे, तो उनको एक साथ मिलाएंगे तो भाई क्या होगा? वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। जब उन्हें आप पका देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्पाद बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको पकाएंगे तो उस दौरान कई परिवर्तन होगा। जैसे कि आप देखेंगे, तो जब आप उसको मिलाएंगे एक में, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? रंग में परिवर्तन।
उसकी महक बदल जाएगी, महक बहुत अलग हो जाएगी, तो उसे कहेंगे गंध में परिवर्तन। आप खाओगे तो तीखा रहेगा, तो ध्यान रखना जैसे आप खा लिए, मिलाए थे, अब तक स्वाद अलग था, लेकिन जब खीर आपकी बन के तैयार हो जाएगी तो स्वाद उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वाद में परिवर्तन। क्या कहेंगे, स्वाद में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चावल टाइट टाइट रहता है, लेकिन पकने के बाद चावल देखोगे तो एकदम नरम हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, अवस्था में परिवर्तन। अभी चावल ठंडा था पकने से पहले, पकने के बाद चावल गर्म हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ताप में परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, ध्यान रखना क्या आता है। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है, ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण। ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को लिखने के लिए ABCD के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक हो या उत्पाद, उसको लिखने के लिए ABCD के किसी अक्षर का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, A से Z तक के कोई भी अक्षर हो, उन्हीं का उपयोग करते हैं हम लोग अभिकारक और उत्पाद को लिखने के लिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। अब ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखना। अब ध्यान दो, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग, ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक तीर का निशान है, ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, तो रासायनिक समीकरण को ध्यान रखना, तीर के बाएं तरफ, तीर के इस साइड यानी कि तीर के बाएं तरफ हम लोग, ध्यान रखना, अभिकारक को लिखते हैं, और तीर के दाहिने तरफ उत्पाद को। इसी तरीके से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो आप बताओगे कैसे, तो सिंपल सिंपल आपको कह देना है कि तीर के बाएं तरफ अभिकारक को और तीर के दाहिने तरफ, ध्यान रखना, उत्पाद को लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण का लिखना, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो रासायनिक समीकरण को तीर के बाएं तरफ अभिकारक को तथा तीर के दाहिने तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। जैसे आप तीर ले लिए, ठीक है, तीर ले लिए, इधर आप क्या ले लिए हैं, दूध ले लिए हैं, चावल ले लिए हैं और चीनी ले लिए हैं, एक में मिला दिए, इधर आपका बनके क्या तैयार हो गया है, खीर बनके तैयार हो गया है। तो इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, अभिकारक, और तीर के इधर वाला पोर्शन उत्पाद। तो अभिकारक को तीर के बाईं तरफ, उत्पाद को तीर के दाईं तरफ करके क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसके बाद ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद क्या आ जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या आ जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, इस संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व ये है कि ध्यान रखना, अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को समान रखना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ध्यान रखना, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पकाने से पहले जो चीज लिए थे, ठीक है, अगर 1 लीटर दूध लिए थे, 1 किलो चावल लिए थे, 2 किलो चीनी लिए थे, ठीक है, तो पकने के बाद भी खीर की जो इन टोटल इसका भार कितना होगा, 4 केजी, जितना आप लिए थे टोटल भार कितना कहलाएगा, 4 केजी। तो पकने के बाद भी इसका भार कितना होना चाहिए, 4 केजी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यही संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या है, महत्व है। नहीं समझ में आया, ध्यान रखना, आप मान लो 1 अजूरी चावल लिए, ठीक है, 1 केजी दूध लिए या 2 केजी जो भी लिए, जितना भी चीज आप पकाने से पहले लिए थे, पकने के बाद भी अगर उतना ही है, तब भी ध्यान रखना संतुलित है, नहीं तो संतुलित नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है कि अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद
परमाणुओं की संख्या को समान करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान रखना समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में ध्यान रखना, हम लोग दूसरे क्लास में डिटेल में बात करेंगे। उस क्लास में हम आपको संतुलित करना सिखा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे जो है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप जान के रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखते हैं, इस सब के बारे में आपको डिटेल में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया को लिख करके इसलिए नहीं बता रहे हैं कैसे कैसे तत्व आते हैं, कैसे कैसे इसको बनाते हैं, आपको इसलिए नहीं इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि अभी आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अभी आप ताजा ताजा इसके बारे में जान रहे हैं। तो अभी ध्यान रखना, आप पहले इसके बारे में जान जाइए, फिर इसको लिखा कैसे जाता है पूरा भन्न दिन आपको आ जाएगा, इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान रखना सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे एक ध्यान रखना आपकी क्या हो जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक हो जाती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक हो जाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, एक हो जाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब ध्यान रखना जैसे इसमें क्या आ गया कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ध्यान रखना किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे खाना पकाने के लिए जब भदेली को देखो चूल्हे के ऊपर रखा जाता है तो नीचे से आग लगाया जाता है कि नहीं, तो वो खाना क्या करता है, ऊष्मा को सोख करके ही ना पक जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना जब खाना को पकाने के लिए नीचे आग लगाया जाता है तो कुछ देर तक वो ऊष्मा को क्या करता है, सोखता है, तो उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब वह पूरी मात्रा में ऊष्मा को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो उसके बाद आप देखोगे उसमें से भाप निकलने लगती है, क्या निकलने लगती है, भाप। तो उस समय जब भाप निकलने लगते तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि वह ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। ध्यान रखना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां पे ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब ध्यान रखना ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी जिस अभिक्रिया में से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान रखना वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक क्रियाशील तत्व आकर के किसी यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित कर देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना क्या कहेंगे, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद ध्यान रखना बात होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का अर्थ ध्यान रखना क्या है, कहने का अर्थ ये समझिए कि एक चीज आपके पास है, ध्यान रखना कोई चीज आपके पास है और आपके दोस्त के पास है, ठीक है। अब दोनों लोग क्या कीजिए कि जैसे आप कह दीजिए कि भाई साहब एक काम कीजिए कि देखिए ये चीज हमारे पास नहीं है, ये चीज आपके पास नहीं है, तो एक काम कीजिए जब आपको इस चीज की जरूरत पड़े आप इसको ले लीजिएगा, जब हमें इस चीज की जरूरत पड़े हम इसको ले लेंगे। तो दोनों लोग अपने सामानों का आप लोग क्या कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं कि नहीं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान। तो इसी तरीके से जो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें भी होता है कि जो दोनों यौगिक होते हैं, दोनों ही यौगिक अपने बीच क्या कर लेते हैं, चीजों का क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान। क्योंकि जो वस्तुएं हमारे पास वस्तुएं होती हैं, उनके पास वस्तुओं के स्थान पे आयन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वस्तुओं के बदले आयनों को ही बदल लेते हैं आपस में। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान। तो ध्यान रखना द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है,
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें बहुत ढेर सारे तत्व मिल करके एक तत्व का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कुछ देर पहले अभी हम आपको बताए थे, ध्यान रखना क्या है, दूध चावल चीनी मिलकर के क्या बना रहे थे, खीर का निर्माण कर रहे थे। तो ध्यान रखना कई सारे तत्व हैं, ये सब मिलकर के किसी खीर का निर्माण कर रहे कि नहीं, एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, उस तत्व का नाम था खीर। तो जब ध्यान रखना बहुत सारे तत्व मिलकर के एक यौगिक को बनाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब ध्यान रखना वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक टूट करके कई सारे तत्वों का निर्माण कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे ध्यान रखिए खीर बनाए हैं, खूब बढ़िया से खीर बनाए, उसमें काजू मुनक्का छुआड़ा किशमिश बादाम सब कुछ डाल करके अच्छे से क्या किए हैं, उसको आप बनाए। तो उसमें से आप बीन करके काजू छुआड़ा किशमिश मुनक्का बादाम सब बीन करके अलग अलग निकाल लिए। तो उस समय ध्यान रखना जब एक ही तत्व था, वही खीर थी, उसमें से आप कई सारे तत्वों को अलग अलग निकाल दिए कि नहीं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कोई दिक्कत, वह अभिक्रिया जिस, ध्यान रखना वह अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक टूट करके कई सारे तत्वों का निर्माण कर देगा, उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देख लेते, ध्यान रखना अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया ध्यान रखना किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया, ध्यान रखना वह अभिक्रिया जिसमें ध्यान रखना ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ये वही अभिक्रिया होगी जिसमें से एक में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे आप ही मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, एक दोस्त चला गया और दूसरा दोस्त आपसे आकर के क्या जाएगा, मिल जाएगा, तो आपको क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। अब इसके बाद ध्यान रखना हम लोग देख लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। ठीक है, क्या है संक्षारण। अब ध्यान दो संक्षारण क्या होता है, जब लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है या संक्षारित होने लगती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोहे के दरवाजे खिड़कियां होती हैं, जब कुछ दिनों तक ध्यान रखना उसको वैसे ही छोड़ दे तो उसपे धीरे धीरे क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है। या आप किसी लोहे की वस्तु को ध्यान रखना जहां हिबड़ी उबड़ी हो ढेर का ना, उस हिबड़ी में ले जाके घुसा देना और उसके बाद 2 महीने बाद उस हिबड़ी में से निकालना, आप देखोगे उस पर इतना ज्यादा मूर्छा उर्छा जम जाएगा, मारोगे डंडा लेके टूटिए जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे सड़ने गलने लगती हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। कैसे, ऐसा नहीं है कि केवल लोहे की ही वस्तु का संक्षारण होता है, हर वस्तु का संक्षारण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई लकड़िया है, आप ले जाके पानी में डाल के रखेंगे तो क्या उसड़ेगी नहीं, अरे कुछ दिन रहेगा, 1 2 साल 3 साल में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। हाँ बस यही है कि लोहा थोड़ा जल्दी सड़ने लगता है और चीजें क्या होती हैं, थोड़ा लेट संक्षारित होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। अब संक्षारण के बाद ध्यान रखना आपकी जो लास्ट हेडिंग आती है उसका नाम है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना जब हम लोग खाने योग्य भोज्य पदार्थों को ध्यान रखना बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं वैसे ही बना करके, तो उसकी जो गंध होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। गंध मतलब उसकी जो महक होती है वो क्या हो जाती है, अलग ही हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जैसे बहुत अजीब टाइप से हो जाएगी, सूंघेंगे ना आपको तो बहुत जैसे अजीब लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जिस चीज को आप खुशबू कहते हैं समझ लो वो किस में बदल जाएगी, बदबू में बदल जाएगी। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जब हम लोग खाने योग्य भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक क्या कर देते हैं, वो वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है, अजीब टाइप से हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आशा करते हैं जितनी भी चीजें बताई गई सभी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी।
अब ध्यान रखना, ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अगले क्लास में इन सभी अभिक्रियाओं के समीकरण कैसे लिखे जाएंगे, हम लोग केवल समीकरण के ही बारे में बात करेंगे। क्योंकि उस क्लास में आप ध्यान रखना अभिक्रिया कैसे होती है, क्या अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में आप जान चुके होंगे। तो केवल हम लोग उस क्लास में क्या करेंगे, समीकरण को कैसे लिखा जाएगा समीकरण के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद एक क्लास और लेकर के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।